तीन टाइप की हम लोगों ने डिवाइसेस देखी है इससे पहले। एक होता है रेजिस्टेंस, इसमें हमने एक एसी सोर्स लगा के रखा हुआ है। या तो ये एसी का वोल्टेज सोर्स हो सकता है, तो इसके नीचे लिखा होगा कि ये इतना ईएमएफ दे रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर बोलेगा ये करंट का सोर्स है तो आई इज इक्वल टू लिखा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक ही सिंबल है, चाहे वोल्टेज सोर्स बोलो चाहे इसको करंट सोर्स बोलो। हमारी गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है वो करंट भी देती है और ईएमएफ भी प्रोड्यूस करती है। तो कभी हम लोग उसको ईएमएफ सप्लायर की तरह देखेंगे, कभी उसको करंट सप्लायर की तरह देखेंगे। अब इसमें हम लोग करंट की डायरेक्शन कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बाई डायरेक्शन में होता है, कभी उधर कभी इधर। उसके बाद अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये एसी और डीसी में कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप लोगों को निकालना है ईएमएफ तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू आई आर वाला, चाहे एसी हो चाहे डीसी। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, यानी कि ये दोनों को रोकेगा। अब दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी क्या, इंडक्टर। जो भी इंडक्टर होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। वो नहीं चाहता कि जो उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है उसमें कोई चेंज हो। तो पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा कर देता है, और ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू में 1 ले रहा होगे डी फाई बाई dt। E इज इक्वल टू हमने देखा था इंडक्टेंस कोफिशिएंट देखा था एल आई बाई dt। यहाँ L जो है वो कांस्टेंट है तो माइनस एल डी आई बाई dt। यहाँ पे एक चीज देखो कि जब करंट में चेंज होगा तभी ये ईएमएफ पैदा हो रहा है, और करंट में किसमें चेंज होता है, एसी में। डीसी तो भाई टाइम के साथ कांस्टेंट बनी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। करंट की वैल्यू किसमें चेंज होती है, अल्टरनेट, नाम ही अल्टरनेट, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। यानी कि ये किसको रोक सकता है, अल्टरनेट करंट को अपोज करेगा, लेकिन डीसी को जाने देगा, उसको कोई अपोज नहीं करेगा। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने देखा था इसके पास में दो प्लेट्स होती हैं, अभी ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अभी मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पता है इसमें अगर प्लस चार्ज है ना तो ये वाली बैटरी जो ये वाली जो प्लेट है ना ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये वाली प्लेट भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब ये 100% चार्ज हो चुका है आपका कैपेसिटर, क्या इससे ज्यादा चार्ज हो सकता है, नहीं। और चार्ज कब होता है, जब इसके अंदर चार्ज आएगा। अब जब ये पूरा चार्ज हो चुका है तब यहाँ से तो कोई करंट जाने वाला नहीं है, यानी कि जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तब यहाँ से यहाँ करंट जाना बंद हो जाता है, यानी आई की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा के रखा होगा, अब एसी सोर्स में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ये प्लस होता है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता है तो ये माइनस माइनस। लेकिन अगले ही साइकिल में ये माइनस हो जाता है और ये प्लस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस प्लस। तो करंट कभी ऐसे गया, करंट कभी ऐसे आया, यानी कि करंट तो हमेशा फ्लो हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगा के रखोगे ना तो ये बल्ब ना हमेशा आपको ग्लो होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसमें से करंट हमेशा पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बल्ब लगा है क्या ये कभी ग्लो होगा, हाँ ये ग्लो होगा कब, एकदम स्टार्टिंग में जैसे ही आपने इस बैटरी को कनेक्ट किया। अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं था ना, तो चार्ज यहाँ से जाना शुरू करेंगे, जब तक चार्ज जा रहे हैं तब तक ये बल्ब जलेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि अगर आप किसी डीसी सोर्स के साथ किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं और सर्किट में सीरीज में आपने एक बल्ब लगा के रखा है, तो बताइए क्या होगा, बल्ब कितनी देर तक जलेगा, क्या कंटिन्यूस जलता रहेगा या जलेगा ही नहीं, या थोड़े टाइम के लिए जलेगा। तो आंसर क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि ये कैपेसिटर पूरा चार्ज ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले केस में देखो एसी में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है लेकिन साइकिल में वो चेंज होते जा रहा है उसका जो चार्ज। हाँ डीसी में देखो हम लोग कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, ऑल ऑफ सडन इनको पावर चाहिए। अब एसी में जिस तरह का करंट है उस तरीके का वो पावर देगा हमको। यहाँ पे देखो इंडक्टर में करंट में चेंज हो रहा था तो ईएमएफ पैदा हो रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, Q इज इक्वल टू सी इंटू बी। याद है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V, उसी से मैं लिख दिया हूँ Q इज इक्वल टू C बाई C इंटू B। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद है और यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है I जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो होगा। तो ये देखो कैपिटल Q की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे C इंटू B लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, I इज इक्वल टू D C B अपॉन dt।
अब सी जो है वो कैपेसिटेंस है, हर कैपेसिटर के ऊपर देखना लिखा रहता है। ये ना बैटरी खरीद तो उस पर लिखा रहता है 1500 mAh 1200 mAh बल्क बैटरी, वो कैपेसिटी है, वो कांस्टेंट चीज है। तो कांस्टेंट जैसे बाहर आया तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C dV बाई dt। वाह 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 वाह, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक करंट है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था तब तक की करंट जा रहा था, बल्ब जल रहा था। और जैसे ये दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, यानी कि जितने पोटेंशियल पे ये है उतने ही पोटेंशियल पे ये, जैसे कि हमारा मोबाइल जैसे 100% चार्ज, तो चार्जर के वायर में से करंट नहीं जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम के साथ अब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों बराबर हो गए। आपका मोबाइल जैसे स्मार्टफोन, तो हम ऐसी स्मार्ट नहीं, उसको चार्ज करना बंद कर देते हैं, देखना उसको चार्जिंग में लगाना, वो गर्म होते रहता है, क्योंकि 100% चार्ज हो जाएगा ना, उसके 1 घंटे बाद उसको छू के देखना, चार्जिंग में लगे रहने देना, अब वो गर्म नहीं होगा, तब उसमें बोल देते हैं इसे हटाने से कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ बोलते हैं कि रात रात भर चार्ज नहीं करना, वैसे नहीं करना चाहिए। अब देखो, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट कि चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट टाइम जो है वो डिसाइड करेगा कि करंट फ्लो होगा या नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें अल्टरनेट में तो हमेशा करंट फ्लो होने वाला है, लेकिन डीसी में वही थोड़ी देर के बाद करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो यहाँ से हम लोगों ने बनाया था रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए कि कौन किसको रोक सकता है। तो देखो यहाँ पे ये एसी है और ये है हमारा डीसी, ये तो इसको भी ब्लॉक करेगा, इसको भी ब्लॉक करेगा, दोनों को ब्लॉक करता है। इंडक्टर जो होता है वो एसी को ब्लॉक करता है, इसको तो जा बोलता है डीसी। उसके बाद जो कैपेसिटर है वो देखो डीसी जो है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ये देखो जब डीसी करंट हमने लगाया है तब करंट इसमें से जीरो हो गया ना, यानी कि वो डायरेक्ट करंट को रोक देता है, तो देखो उसने अपोज कर दिया। लेकिन अल्टरनेट करंट देखो हमेशा, भले कैपेसिटर लगा हुआ है, अल्टरनेट करंट हमेशा आपको ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है, तो ये इसको जाने देता है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में 2 शब्द लिख लो। पहले ये डायग्राम बना लेना, ये वाला, इसमें बल्ब मत बनाना, और ये वाला डायग्राम बना लेना। ये दोनों डायग्राम बनाओ और उसके नीचे लिखो फॉर एन आइडियल कैपेसिटर, फॉर एन आइडियल कैपेसिटर Q is equals to CV, Q is equals to CV फॉर्मूला हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था। And we know that I is equals to dq by dt, and we know that I is equals to dq by dt। अब Q की जगह पे CV लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा I is equals to C dV by dt। इसमें लिखिएगा where dV by dt is, where dV by dt is rate of change of potential, rate of change of potential, full stop। The equation shows that, the equation shows that a capacitor affects, a capacitor affects the current only, the current only when V changes with time, यानी voltage changes with time। तो एक कैपेसिटर तभी करंट को अफेक्ट कर सकता है जब वोल्टेज टाइम के साथ में चेंज हो रहा हो। अगर वोल्टेज समय के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा करंट की वैल्यू जीरो। चलिए अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है, टेबल। हाँ ये पीडीएफ रहेगा ना, आप लोग पास बना लेना। किसको अपोज कर रहा है, रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और राइट मतलब पास होने दे रहा है, जाने दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने कल इक्वेशन लिखाई थी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा इसलिए मैंने लिखवाया था क्योंकि जब आप टाइम के साथ देखेंगे ना तो करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं,
टाइम के साथ ये हमेशा चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, एंड सो ऑन। यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और है, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और है, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और है। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए था कि बस मैं टाइम की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे करंट की वैल्यू पता चलती जाएगी। तो ये है वो फॉर्मूला I0 sin ओमेगा टी। इसमें देखिए ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और आई नॉट क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद ओमेगा जो है वो क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइप टी क्या है? टाइम। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों को एक साथ, अच्छा देखो ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। और टी क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, आपको थीटा बस मिलने वाला है। ये जो एंगल मिलने वाला है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? फेज। आपके घर में वन फेज है, सिंगल फेज है, थ्री फेज है, ये सब सुनाई में आता है ना। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्या होता है थ्री फेज, सिंगल फेज। तो अभी ये देख लो, इसी को हम लोग कहते हैं फेज। ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है। इसके बाद पिछली क्लास में एक और चीज हमने देखी थी, वो फॉर्मूले को डिराइव करनी नहीं है। अच्छा लिखे भी नहीं थे? अच्छा तो इसको लिख लो, ये काम की चीज लिखिएगा इसमें। हेडिंग डालिएगा अल्टरनेटिंग करंट। The magnitude of alternating current, AC लिख लिया। The magnitude of AC changes continuously, changes continuously with time, with time, and its direction is reversed, and its direction is reversed periodically। एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अपने आप को रिवर्स कर लेती है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि पता है करंट जो है, अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की मीनिंग क्या है? अगर इस साइड जा रहा है तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव करंट, और करंट अगर इस साइड जा रहा है तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव करंट। और एक सेकंड में हमारे इंडिया में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब वो 100 बार जीरो पे पहुंचती है, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव। ये ऐसा जो बनता है ना, ये यहां से लेके यहां तक की ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। और ऐसा एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होता है। तो 50 मतलब 100 बार हमारी लाइट जो है ये बंद और चालू हो रही है एक सेकंड में, और हमें पता नहीं चलता। तो इसको मैंने कहा पॉजिटिव करंट, इसको मैंने कहा नेगेटिव करंट। अब उसके बाद लिख लेना, it is represented by, it is represented by I is equals to I naught sin omega t। और अगर हमें वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा? E is equals to E naught sin omega t। जहां पे ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ, और ये हो जाएगा क्या? उसका फेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम। तो E is, इसको लिख लो एज इट इज, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हो गया? अब देखो ये जो करंट है ना, एसी करंट, वो ऐसे 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 चलता है। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के सामने कुछ टर्म बता रहा हूँ। सबसे पहला है टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक साइकिल में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में
मान लो ये जो है ना, ये टाइम है और ये जो है ये करंट, यहां से लेके अगर यहां तक के में मान लो 1 सेकंड हो जाता है, ये 1 सेकंड है, नीचे टाइम दिखा रहा है। तो इसने कितने साइकिल कंप्लीट किए हम लोग गिन लेंगे, यहां से लेके यहां तक की ये पहला साइकिल, यहां से लेके ये यहां तक के देखो ये ऊपर जाके दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल, छठवां साइकिल, ये 6.5 साइकिल इसमें कंप्लीट कर दिए। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6.5 साइकिल पर सेकंड। समझ में आया ना, 1 सेकंड में इसने कितने साइकिल कंप्लीट किए, वही फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं आपसे बोलूं एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो देखो ये क्या कहलाएगा कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप 1 सेकंड में देखोगे कितने साइकिल कंप्लीट हुए, और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो बस आप एक साइकिल देखोगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, ये कहलाता है सेकेंड्स पर साइकिल, इसकी यूनिट हो जाती है। अब देखो दोनों की यूनिट जो है ना जस्ट रिवर्स है, तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। उसके बाद देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ना, साइकिल पर सेकेंड, एक साइकिल कंप्लीट करता है मतलब वो कितना 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। अब एक साइकिल का मतलब क्या होता है, 2 पाई उसने कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री। अगर 5 साइकिल कंप्लीट किया तो 5 इंटू 2 पाई, देखो फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। ये दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हम आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। क्या होता है, 1/t। तो आज की क्लास में जब हम एक डेरिवेशन करेंगे तो पता है यहां से मैं डायरेक्ट उठा के लिखूंगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। यहां से मैं डायरेक्ट टी को इधर ले जाऊं, तो हमने फॉर्मूले क्या देखे, टी इज इक्वल टू 1/f और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, दैट्स इट। बस ये दो फॉर्मूले से सारी कथा कहानी हो जाएगी। अब इसके बाद हमको देखना है मीन और एवरेज करंट। मीन और एवरेज करंट, इसमें हम लिखते हैं आई एवीजी। देखो मैं इसका ना एक ही साइकिल बना रहा हूं बस, ऐसे बहुत सारे साइकिल होंगे, मैंने एक ही साइकिल बनाया। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमको लगता है टाइम, टाइम भी लग गया है एक साइकिल को कंप्लीट करने। अच्छा एक बात बता, यहाँ देखो आप लोग ध्यान से, ये मैंने एक साइकिल कंप्लीट बना दिया है, यहाँ पे है टी और यहाँ पे है आई। एक साइकिल के आधे हिस्से में ये पॉजिटिव था और अगले आधे हिस्से में क्या है, निगेटिव। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। मान लो ऊपर है +5 यूनिट, तो नीचे कितना होगा, -5 यूनिट। अगर मैं कंप्लीट साइकिल के लिए आई की वैल्यू का एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, 0, क्योंकि आधे टाइम तक की +5 की, आधे टाइम तक की -5 की। अगर आपने दो टेस्ट दिए, एक में आपको 10 मार्क्स मिलेगा और एक में -10, तो एवरेज कितना हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 10-10/2, 0 आएगा। तो पता है एवरेज करंट को हम लोग अगर पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे तो हमेशा 0 आ जाता है, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करंट को आधे साइकिल के लिए निकालते हैं। अगर मैं देखो सिर्फ आधा साइकिल को निकालूं, ये आधा साइकिल है, ये यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा टाइम पीरियड इसके लिए, t/2। तो t/2 यानी कि आधे साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या रहती है, देखो करंट ऐसा है ना, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये होगी। हमको करना क्या है, इसके नीचे का जो एरिया है ना, समझ जाओ उसको मेल्ट कर देना है। अगर वो पूरा मेल्ट हो गया तो देखो ये कैसा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो इसकी हाइट है ना, वो क्या बता रही है,
मतलब देखो, इसके नीचे का ये जो एरिया है, इसको मुझे ना एक रेक्टेंगल में कंप्लीट करना है, समझ रहे हैं? देखो ये ऐसा से ये ऐसा था। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि ना ये ऐसा ना दिखे, ये एकदम इसकी एक कांस्टेंट हाइट हो। अगर आप इसकी कांस्टेंट हाइट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पिचकाना पड़ेगा। जैसे इसको पिचकाओगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा टाइप का नहीं बन जाएगा। ये देखो इधर का मटेरियल यहाँ यहाँ चला गया। तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू थी, और ये क्या कहलाएगी, एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं पता है? टोटल ये पूरा एरिया निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो बिजनेस करता है, तो शुरुआत के 3 महीने के लिए आपको उसकी एवरेज इनकम निकालना है। उसने पहले महीने में कमाया 5,000, अगले महीने में कमाया उसने 8,000, उसके अगले महीने में उसने कमाया 7,000। इसकी एवरेज इनकम कैसे निकालोगे? तीनों को जोड़ दोगे, 8 5 13 7 20, 20 डिवाइड बाई 3, यानी कि उसने एवरेज कितना कमाया, 6.66 थाउजेंड पर मंथ कमाया। वैसी एवरेज हम लोग वहां पे कैसे निकालेंगे, ये टोटल एरिया निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। तो वैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे टोटल निकाला था और उसको टाइम से डिवाइड किया। देखो एवरेज निकालने, आप लोगों की क्लास में तो हो चुका होगा इसी करंट। आप लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, आई एवरेज और आई आर एवरेज के फॉर्मूले याद नहीं है? आपके स्कूल में हो चुका है? नहीं हुआ? तो यहाँ पे देखो, स्कूल में टीचर लोग बताते हैं कि आई एवरेज की वैल्यू होती है आई नॉट 2 आई नॉट अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये आप लोगों को याद करा दिया जाता है। एक्चुअली में ये एक स्पेशल केस में होता है। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हम एक स्पेशल केस लेंगे, उसके लिए ये वैल्यूज है। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे आएंगे, इसी का हमको ना डेरिवेशन करना है। तो आई एवरेज निकाल क्यों रहे हैं हमको? अगर आप 2 करंट को कंपेयर करना चाहते हो तो आपको दोनों की एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। पता है कि हाँ, प्लस 5 है, लेकिन वो कितनी देर के लिए क्या पता। देखो एक करंट में, इसमें भी देखो +5 है, लेकिन ये देखो ये इतनी देर के लिए, इसमें भी ऊपर +5, लेकिन देखो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं है ना उसमें, दोनों में एरिया सेम है, +5 तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज देखो ये इतना आएगा, लेकिन इसका एवरेज देखो कितना नीचे चला जाएगा। तो एवरेज से ना कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी एवरेज निकालते हैं। तो देखो एवरेज निकालने के लिए मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला देने वाला हूँ, और उसके बाद उसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग लॉन्ग कट देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज, शॉर्टकट निकालने का फॉर्मूला, सॉरी एवरेज निकालने का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। हम सब जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो क्या होता है, dq बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और एवरेज करंट क्या होता है, आई एवरेज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भाई एक वायर है, उसमें 1 घंटे तक की करंट फ्लो होते रहा, कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे आप बताओ, आप यहाँ से अगर दिल्ली तक के गए तो आप कभी भी सेम स्पीड में नहीं जाओगे, तो आप एक एवरेज स्पीड निकालोगे कि मुझे 1000 किलोमीटर कवर करने में 20 आवर्स लगे, इसका मतलब मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, तो आपने एवरेज निकाला। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जब आप 31 सॉल्व करें तब आपकी स्पीड क्या आती है, तब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ये, हम लोगों ने कवर किया है इसको। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा आगे एक्सपांड करता हूँ। क्या आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू आई dq, लिख सकते हैं। उसके बाद में दोनों साइड इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। इस साइड इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, q, और इस साइड इंटीग्रेट अभी नहीं करते, बस आई dt लिख देते हैं। अब देखो q की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो इंस्टेंटेनियस करंट से मैं एवरेज करंट निकाल सकता हूँ। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आई डी टी अपॉन टी। और आपको पता है आप टी को क्या लिख सकते हैं, डी टी। भाई यहाँ पे ये वन है ना, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी टी। तो किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है जो कि टाइम पे डिपेंड करती है, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये यहाँ तो आई डी है ना, कैसे होगा इसको, मतलब आई का आई अलग, dt का dt अलग। ये तो बहुत बढ़िया है, dt बाई dx है, तो डी से डी को काट दो, डी बाई एक्स बच जाएगा। ऐसे नहीं करता ना। तो देखो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बच्चों को बोलूं कि बताओ मुझे एवरेज पावर की वैल्यू बताओ, एवरेज पावर, तो पता है फॉर्मूला लिख दो सर, पावर dt अपॉन डी। अगर मैं आपसे पूछूं किसी और चीज की वैल्यू जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, चलो अबीर, अबीर की एवरेज वैल्यू, तो आप लोग क्या लिख दोगे, अबीर dt इंटीग्रेशन अपॉन dt। बताओ जो भी चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है उसका अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो बस ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो एवरेज वैल्यू निकालने का ये वाला जो है ना हमारे पास फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा? तो बस अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ तो इसमें हेडिंग डालिएगा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। It is defined as that value of steady current which would stand the same amount of charge, which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, in the time of half cycle। आप लोग समझ गए ना कि फुल साइकिल के लिए क्यों नहीं निकालते एवरेज, क्योंकि जीरो आ जाना है, इसलिए हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालते। हाफ साइकिल फुल के लिए निकालोगे तो +5 -5 फिर से जीरो हो जाएगा। हाफ साइकिल ब्रैकेट में लिखना, दैट इज t/2, कैपिटल t/2। as is sent by the AC through the same circuit in the same time, to the same time। तो देखो करंट क्या होता है, चार्ज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। अब अल्टरनेट करंट में क्या होता है, करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ये देखो करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब पहले कम चार्ज जा रहे थे, उसके बाद बहुत फास्ट चार्ज आने लगे। तो इसने क्या किया होगा, एसी ने टोटल मान लीजिए 100 चार्जेस भेज दिया होगा। अब मुझे ना एक ऐसी, देखो पहले कम भेज रहा था, उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा भेजने लगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम भेजने लगा। मुझे ना एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कांस्टेंट रेट से चार्जेस को भेजते रहे, कांस्टेंट रेट से। ये जो कांस्टेंट रेट आएगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई एवरेज कहते हैं। करंट क्या है, चार्जेस का जानना। इसमें बहुत धीरे धीरे जा रहे थे कि तेजी से जाना शुरू की, बहुत धीरे धीरे। लेकिन इसमें क्या होगा, आई एवरेज, इसमें सेम करंट की वैल्यू सेम है, यानी कि चार्जेस पर यूनिट टाइम सेम जा रहे हैं। वही मैंने भी डिफाइन किया। तो देखो एवरेज निकालने के लिए सारे बच्चों को फॉर्मूला पता चल सका। तो आई एवरेज में कैसे निकालूंगा, आई, हाँ बोलो बोलो, dt अपॉन dt। और ये मैं किसके लिए निकालना चाहता हूँ, फॉर हाफ साइकिल। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए निकालना चाहता हूँ तो बताओ t की स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 होगी, और हाफ साइकिल के लिए t की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, t/2। हाफ साइकिल है
तो t इक्वल टू 0 से t/2 तक के निकालना है। चलो i का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था i का फॉर्मूला? I नॉट साइन ओमेगा टी, 0 से लेके t/2 और नीचे भी 0 से लेके t/2 dt। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। आई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। मैक्सिमम है, यूनिक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आई नॉट को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा? इंटीग्रेट करोगे ना तो स्मॉल टी मिलेगा, लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे t/2 मिलना है। तो आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, नीचे ना इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना, जो अपर लिमिट होती है ना उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया करो हमेशा। अगर आगे चल के फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करोगे किसी चीज में और उसमें एवरेज निकाल रहे हो तो नीचे क्या लिख दोगे? कैपिटल टी। अपर लिमिट को एज इट इज लिख दो। क्यों लिखना? क्योंकि देखो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेट करने पे आपको मिलेगा टी। अपर लिमिट है t/2 और लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट लगाओगे तो t/2 माइनस 0, लास्ट में क्या बचा? t/2। अपर लिमिट बच गई। अगर यहाँ t होगा तो क्या बचता? t बचता है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा अपर लिमिट को लिख दिया है। तो चलो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू, अब देखो आई नॉट का तो आई नॉट रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन याद है ना, साइन का माइनस कॉस होता है। 0 से लेके t/2 तक के हमको लिमिट पुट करना है और नीचे ऑलरेडी एक t/2 आ चुका है। अब नीचे ऑलरेडी एक t/2 आ चुका है। अब देखो इज इक्वल, इस माइनस साइन को मैं पहले बाहर ले लेता हूँ। cos ओमेगा टी, ओमेगा का ओमेगा नीचे आएगा, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 cos थीटा सामने आता था। इंटीग्रेशन में क्या होता है? नीचे आता है। ठीक है, तो देखो इस माइनस साइन को मैं पहले ही बाहर ले आता हूँ। तो मैंने लिख दिया क्या? माइनस आई नॉट। अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, cos ओमेगा ये देखो ये 2 उछल के ऊपर चला जाएगा, 2i0, t नीचे का नीचे है और इस ओमेगा को भी मैंने बाहर निकाल दिया है। देखो ओमेगा बाहर आएगा, ये t तो नीचे ऑलरेडी है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको दिस। देखो ओमेगा टी, टी की जगह पे मैंने अपर लिमिट लिख दी क्या? t/2। उसके बाद लोअर लिमिट ली है, स्मॉल टी की जगह पे 0 लिया है तो cos 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे बैठे बच्चे मुझे बताएंगे कि ये 2 है, ओमेगा 2 को मैं, ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पिछले पेज में बताया था, ये देख 2 पाई, ये चीज भूलना नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेलीस्कोप 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। cos 180 सोच के रखिएगा क्या होता है? -2i0, यहाँ भी तो ओमेगा है, यहाँ भी लिख देता हूँ 2 पाई। ये कितना होता है? -1, -1 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 2i0/पाई। तो पता है आप लोगों को आई एवरेज की वैल्यू होती है 2i0/पाई, जब आई किसके बराबर हो? i0 sin ओमेगा टी। अगर आपको किसी ने बोल दिया मैं जो करंट पैदा करता हूं वो होता है i0 cos ओमेगा टी, तो यहाँ cos आएगा, सब करोगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन 99% केस में जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आई की जगह पे क्या लिखा होता है? i0 sin ओमेगा टी। आगे चल के मैं अपना खुद का करंट बनाने वाला हूँ, मैं बोलूंगा कि एक वायर है, ये देखो ये ऐसे यहां से एक करंट आ रहा है, ये i1 sin ओमेगा टी। एक दूसरे वायर से करंट आया, ये था i2, इसको cos ले लो, cos ओमेगा टी।
तो पता है यहाँ पे जो नया करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। I1 प्लस I2 पहले करते थे कि नहीं करना, वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो करंट मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये जो एवरेज वैल्यू आई है उसके लिए आपने क्या लिया है, I0 sin ओमेगा टी। मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ, इस खास करंट के लिए आई एवरेज इतना होता है। और अगर आप 2/पाई, पाई की जगह 3.14 रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आई एवरेज कितना होता है, 0.637 I1। यानी अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट कितना होता है, मैक्सिमम करंट का 63.7%। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक करंट फ्लो हो रहा है अल्टरनेट 100 एम्पियर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 63.7 एम्पियर। एवरेज वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया ही क्या है, यहाँ पे ये एवरेज वाला फॉर्मूला तो हम लोगों को याद हो गया है, उसकी जगह I0 sin ओमेगा टी और मैथमेटिक्स। फिजिक्स पूरा यहाँ तक के था, इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है। और इस चैप्टर में आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही लगाना है, फिजिक्स ज्यादा कुछ है नहीं। तो उसमें क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं, सब बन जाते हैं, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नहीं, ये एवरेज ऐसे निकालते हैं आपको, या आप किसी से शुरुआत कर सकते हैं। हमें इक्वेशन दी हुई है I = I sin ओमेगा टी। मैंने आप लोगों को पिछले पेज में याद है ना दिखाया था कि कैसे निकला ये इक्वेशन। ये देखो मैंने बताया यहाँ पे पूरा प्रूफ करके ये ऐसे निकलता है, लेकिन आपको इतना पूरा करना नहीं, आपको डायरेक्ट इसी का यूज करना है। और हम तो नीचे इंटीग्रेशन dt भी नहीं लिखेंगे अगली बार से। अगली बार से नीचे क्या लिख देंगे, जो अपर लिमिट हो उसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो वहां से शुरुआत कीजिएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू दिस, बस यहाँ पे क्या आइएगा, एंड आई एवरेज इज इक्वल टू दिस। हो गया। तो अगर आपको पूछे अल्टरनेट करंट में एवरेज वैल्यू क्या होती है करंट, तो आप क्या बताएंगे, चला एवरेज वैल्यू क्या होती है कि बोलना ये होती है। अब बोलेगा एक खास केस है मेरे पास, जब I इज इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा टी, अब बताओ एवरेज वैल्यू कितनी होती है। हाँ सर, अदरवाइज एवरेज करंट कितना होता है अल्टरनेट में, ये फॉर्मूला हमको याद रखना। अरे ऊपर इंटीग्रेशन dt, नीचे इंटीग्रेशन dt, ऊपर I को और अंदर भिजड़ दो, कुछ नहीं। ये अब मैंने लिमिट पुट की ना, ये वाली माइनस को बाहर ले गया, पहले अपर लिमिट पुट किया, स्मॉल टी की जगह पे ये आ जाएगा। इस ओमेगा को भी मैंने बाहर ले गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, देखिएगा, हेंस मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है ना वो आई है 0.637 I0। नीचे में एवरेज वैल्यू क्या होगी, -0.637 I0। पता है इसका मैं डायग्राम ऐसे भी बना सकता हूँ अगर मैं चाहूं तो। दिखाने के लिए बस कि देखो ऊपर में एवरेज से दिखा दिया, पहले पॉजिटिव था, उसके बाद अचानक से इसको मैंने नेगेटिव दिखा दिया।
अब इसके बाद फिर से मैं ऊपर की तरफ चढ़ जाऊंगा और दिखाऊंगा ये है, उसके बाद फिर से मैं नीचे, इसमें मैं सिर्फ एवरेज एवरेज दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। और देखो पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखा रहा हूँ, क्लियर है? देखिएगा, हैंस मीन और एवरेज value of AC over positive half cycle is 0.637 times 0.637 times of the peak value of the peak value peak maximum value of AC. हम लोग डीसी करंट जब पढ़ रहे थे तब करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते थे जिसे हम कहते थे अमीटर, और वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं। हम लोगों ने मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर वगैरह सब देखा था। डीसी में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट होता है, वो पढ़ा है ना, FBI। एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में करंट, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो पॉइंटर एक ही साइड रहता है। इस बार पता है करंट की डायरेक्शन कभी इधर कभी इधर, तो ये FBI वाले से जब लगाओगे ना तो एक बार फोर्स इधर, और जब करंट की डायरेक्शन इधर तो फोर्स की डायरेक्शन इधर। तो जब आप इसमें ये डीसी को मेजर करने के लिए अमीटर बनाते हैं, अब इसमें से एसी गुजर रही है, तो ये कभी इसको इधर करेगा कभी इसको इधर, एक सेकंड में 50 बार इधर और एक सेकंड में 50 बार इधर। तो ये पॉसिबल है? इनर्शिया के कारण ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये पता है अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर डीसी करंट को मेजर करने वाले अमीटर को आपने अगर एसी करंट वाले सर्किट में लगा दिया तो वो कितनी रीडिंग को शो करेगा? क्या बोल रहे हैं? जो गैल्वेनोमीटर था, जो डायरेक्शन बताता था, अब वो वाला जो है ना वो भी जीरो पे रह जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाने की कोशिश करेगा उसके पहले इसको इधर जाने का मौका मिल जाएगा, तो वो भी जीरो पे रहेगा, वो उससे आगे बढ़ेगा, चाहे गैल्वेनोमीटर हो चाहे अमीटर। समझ रहे हो? ये बताने वाला था 5 एम्पियर, उसी समय -5 एम्पियर भी हो गया। और ये होता है 1 सेकंड में 100 बार चेंज। 1 सेकंड में तो ये 100 बार ऐसे हो नहीं सकता इनर्शिया के कारण, इसलिए अपनी जगह पे रह जाता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अगर आपने डीसी करंट को मेजर करने वाले किसी अमीटर को एसी सर्किट में लगाया तो कितनी रीडिंग शो करेगा? ऑप्शन रहते हैं, आरएमएस वैल्यू को शो करेगा, एवरेज वैल्यू को शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा, या जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो आप लिखेंगे जीरो रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे मेजर करें यार? एसी करंट भी तो हमको मेजर करना होगा, तो पता है इसमें हम लोग एक खास तरीके का अमीटर और वोल्ट मीटर यूज करते हैं। लिख लीजिएगा, फॉर मेजरिंग एसी करंट एंड वोल्टेज, हॉट वायर ammeter and hot wire voltmeter are used। पूछता है ये कि क्या डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा अमीटर लेते हैं जिसमें एक वायर लगा होता है, और जब उसमें से करंट पास होगा तो वो हीट अप होगा। देखो वो रेजिस्टेंस है, चाहे इधर जाए करंट चाहे इधर जाए, वो तो हमेशा अपोज करने वाला है। जैसे मान लो आप सीधे खड़े हो, अगर आपको किसी ने इस गाल पे थप्पड़ मार दिया तो बड़ा धोखे से पड़ गया, सॉरी, आपका गुस्सा कम करने के लिए मैं थप्पड़ वापस लेता हूँ, उल्टी डायरेक्शन में मार देता हूँ, तो आपको गुस्सा और बढ़ जाएगा कि आप शांत हो जाओगे, चलो वापस ले लिया थप्पड़। भाई करंट इधर से आए चाहे इधर से आए, रेजिस्टेंस दोनों में गर्म होगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसी की डीसी में थोड़ी देर पहले देखा था, तो वो हीट अप हो जाएगा, और उसका जो टेम्परेचर है ना, उसकी तरफ कई सारी चीजें डिपेंड करती है। उसकी लेंथ इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये एक वायर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी इतनी लेंथ है, और अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है ना टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट फ्लो होगा उतना इसका हीट पैदा होगा, I2RT बता रहा है। तो करंट के ऊपर हीट डिपेंड करती है, तो इसमें जितना भी एक्सपांशन होगा
किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। तो बस यहाँ पे हम लोग पॉइंटर लगा देते हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये देखो ये पॉइंटर तो सरकाते जाएगा और बताएगा कितना ज्यादा करंट पैदा हो रहा है। प्रॉपर कैलिब्रेशन करते हैं इसको बनाते हैं। ये सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, पर नाम पूछता है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर, तो वो पुल डाउन लगता है वहां पर। हाँ वापस से नॉर्मल स्टेज। जैसे आप रेल की पटरी देखते हो, दो पटरियों को जोड़ते हो उनके बीच में गैप रखते हैं क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। आप ओवरब्रिज पे चले जाओ, जहाँ पे बीम्स लगी होती देखना, ओवरब्रिज पे जाओगे कभी भी स्मूथ नहीं होता, बीच में गैप रहता है। फील क्यों? उनके बीच में गैप क्यों रखते हैं? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होंगे, जगह होनी चाहिए, अदरवाइज क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एवरेज करंट। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं आरएमएस। अब देखो यहाँ पे ना छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझ जाओगे तो आप आरएमएस को समझ जाओगे कि क्या है, भले नींद आ रही हो। अब देखो क्या किया गया, एक हीटर लिया गया, ये वो हीटर है, इसको पानी में डुबा के रखा। ये देखो यहाँ पे ये पानी में डूबा हुआ है। अब क्या किया गया, यहाँ पे इसको एसी सोर्स से एनर्जी दी गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां से इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी गई और हमको एक फॉर्मूला हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला याद है? E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ था। अब एसी डीसी में तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, तो हम लोग वहां पे बड़े आराम से निकालते थे कितनी एनर्जी निकल गई यहाँ पे हीट के फॉर्म में। लेकिन एसी में नहीं है भैया, एसी में तो करंट की वैल्यू बार बार हर सेकंड चेंज हो रही है, पर फॉर्मूले में तो आपको कोई एक वैल्यू रखनी पड़ेगी। किसी बच्चे ने जवाब दिया एक काम करो ना सर, एवरेज वैल्यू रख लो करंट की, आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजी थी 500 किलो जूल, लेकिन जब मैं इसको आई एवरेज का स्क्वायर आर टी करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है कितना, 430 किलो जूल। अरे जब एवरेज रखा मैंने तो कायदे से 500 किलो जूल आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे एवरेज करंट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आएगी ना, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वही क्या कहलाती है, उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। समझ में? तो देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ना एक और सिस्टम लगाया जिसमें डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैं पानी, यहाँ पे 500 किलो जूल एनर्जी मैंने भेजी थी, लेकिन एनर्जी कैसे भेजी, करंट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 500 किलो जूल एनर्जी भेज दी। 500 किलो जूल एनर्जी भेजने के लिए यहाँ से कोई ना कोई करंट तो गया होगा। तो पता है ये जो करंट की वैल्यू है जिसके कारण 500 किलो जूल यहाँ पे हीट पैदा हुई, और यहाँ पे भी कितनी हीट थी, 500 किलो जूल। 500 किलो जूल एसी में, 500 किलो जूल डीसी में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बंदा है ए, ये जो बंदा है ना ये बिजनेसमैन है। आपने पूछे भैया महीने का कितना कमाते हो, क्या बिजनेस में हर महीने सेविंग कम रहती है? नहीं रहती है। लेकिन इसने बताया कि मुझे अभी 50,000 मिला था, अभी 60,000 मिला था, ऐसे तो करके इसने बताया कि मुझे ना मेरी जो सैलरी है ना आप बी के इक्वल मान सकते हैं, और जो बी है ना उसकी जो सैलरी है वो है 30,000 पर मंथ। उसकी सैलरी कितनी है, 30K पर मंथ। इसके बराबर मेरी सैलरी आप मान सकते हो। तो बताओ ये एक साल में कितने रुपए कमाता होगा? 3,60,000। भैया मैंने इसके बारे में पूछा, आपने उसको देख के बोल दिया 3,60,000।
वैसे ही अगर हम पूछूं कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या इसको कोई सैलरी मिलती है? नहीं मिलती, बिजनेस है भैया। तो आप सैलरी तो बता ही नहीं सकते, लेकिन आपने क्या किया, उसको देखे उसके जैसे कमाता है ना, हाँ ये 30,000 रुपये पर मंथ यानी कि साल में 1,03,60,000 कमा लेता है, आपने उसको देखिए इसका बता दिया। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि इसने भी 500 किलो जूल, इसने भी 500 किलो जूल एनर्जी भेजा, ये क्या करता है, कांस्टेंट करंट से भेजता है, लेकिन इसमें करंट ना बार बार चेंज होता रहता है। तो मैंने देखा अरे यार हीट एनर्जी सेम है, सेम टाइम में दोनों ने 500 किलो जूल हीट दिए हैं, तो जो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसी को मैं इसके लिए क्या बोल दूंगा, आरएमएस वैल्यू। देखो जो इसकी सैलरी है वही इसकी सैलरी बन जाएगी, इसकी इसकी आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। तो इसके पास कोई सैलरी है नहीं, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, जो उसकी सैलरी है वही इसकी सैलरी मान लो, क्योंकि ये भी साल में 3,60,000 कमाता है, लेकिन ये कभी भी कांस्टेंट नहीं कमाता है। कमाया इसने कितना एक साल में, 3,60,000, और इसने 30,000 रुपये पर मंथ कमाए, तो दोनों इक्वल है ना। पर आप भी ये बात जानते हो, इसने कभी भी कांस्टेंट टाइम से नहीं कमाया, कभी कम कभी ज्यादा, फिर भी आप क्या बोल सकते हो, इसकी सैलरी 30,000 पर मंथ, मोटा मोटा। वैसे यहाँ पे करंट कभी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आपने देखा जब दोनों सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम टाइम में, तो इसमें से भी जो करंट जा रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो समझ में आया, यानी कि सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करने में डीसी का जो करंट का वैल्यू होता है वही वैल्यू इसके लिए आरएमएस वैल्यू कहलाता है। आरएमएस वैल्यू हमको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि एवरेज रख रहे थे तो काम नहीं बन पाता, लेकिन जैसे ही आरएमएस वैल्यू रखते हैं तो हमारा काम बन जाता है। आगे चल के मैं इसको प्रूफ भी करूंगा कि यहाँ पे आई आरएमएस कैसे आता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पानी नहीं भी लोगे तो हीट की हमको मेन जरूरत है। हाँ, चाहे पानी का टेम्परेचर मेजर करके आप निकाल सकते हो कितनी हीट वहां पे मिली है पानी को, हवा में क्या हवा इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पे देखो इसका ना मैं डेरिवेशन अभी करके बता देता हूँ, आप लोग नोट मत करना, अगली क्लास में अच्छे से नोट करा। तो देखो आई आर एम एस, इसमें ना 3 वर्ड दिख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, और अगर हिंदी में देखोगे तो इसको वर्ग माध्य मूल कहा जाता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तो देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है आपको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपको निकालना है ऑफ करंट, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई आर एम एस से। देख लो 2 करंट, ये हम कैसे निकालेंगे, अगर करंट की निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, करंट। अब देखो पढ़ो, रूट मीन स्क्वायर, सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो सबसे पहले लगा लो इसका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या लिखा है, मीन, मीन यानी एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे, ये dt अपॉन dt, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूट, बस इस पूरे का रूट लेना, यही है आरएमएस, यही है आपकी आरएमएस वैल्यू। अगर आपको बोलता है ये आरएमएस निकालो, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, हाँ आई की जगह लिख देते हैं। अभी इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता अभी। तो देखो मैंने कैसे निकाला, सबसे पहले आई का रूट मीन स्क्वायर उल्टा चलना है, पहले लगा दो स्क्वायर, फिर निकाल लो मीन, और आखिरी में लगा दो क्या, रूट। तो रूट ऐसा पूरा लगाने की बजाय मैं पावर में 1/2 लिख देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैंने लिख दिया पावर में 1/2। तो चलो अब आई आर एम एस वैल्यू को हम लोग डिराइव करते हैं, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो नीचे dt है भाई, इस dt की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सीधे, अरे भैया ये स्क्वायर वाला है, ये लिमिट नहीं है अभी। और आई आर एम एस हम लोग निकालेंगे इसके लिए पूरे फुल साइकिल, आप चाहो तो हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, ताकि जब भी हमको फ्रीक्वेंसी दे तो हम लोग उसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आरएमएस वैल्यू डिफाइंड होती है किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। तो ये फुल साइकिल के लिए डिफाइंड होती है क्योंकि इसमें आपने आई का स्क्वायर कर दिया है, तो जो नीचे वाला था ना वो भी ऊपर आ जाता है। आई का स्क्वायर करना है आपको, यानी कि जो निगेटिव करंट होगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक साइकिल के लिए निकालते हैं। ये देखो, अगर आप ग्राफ बनाओगे टी और आई के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। और अगर आई स्क्वायर और टी के बीच में बनाओगे तो जहां जहां जीरो है वहां वहां जीरो, लेकिन स्क्वायर लेने के कारण हर चीज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो पूरा पॉजिटिव तो हम पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालने वाले हैं। चलो इसको पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं, जीरो से लेके टी आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी अपॉन में टी, जो भी अपर लिमिट रहती है उसको पूरा डायरेक्ट लिख दें। अब चलो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं। आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखना अगर कुछ भूल जाऊं तो, जीरो से लेके टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर उसमें पेज में लिखे हैं। हाँ लिखे तो इसका स्क्वायर अपॉन में टी, और ये पूरा जो है ना रूट के अंदर है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, जीरो से लेके टी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस पूरे के नीचे टी, और ये है स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगी। तो आई स्क्वायर और इसको टी को मैंने बाहर निकाल लिया, ये ऐसा दिखाई देगा। ये स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है, इसके अंदर में मैंने आई नॉट का स्क्वायर बाई टी को बाहर निकाल लिया। तो जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर टी का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर टी, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो से लेके टी वन माइनस कॉस आगे टू ओमेगा टी अपॉन टू। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला है हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो मैंने अभी ऊपर वाले फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल किया है। अब देखो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इस टू को भी बाहर निकाल लूंगा। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आई आर एन एस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट तो भाई शुरू से आगे तक चल रहा है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू टी, अंदर में क्या बच जाएगा, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, वन का कितना हो जाएगा, टी। तो वन का हो गया टी माइनस साइन, साइन बोलो बोलो, साइन अपॉन टू ओमेगा। टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टी को छोड़ के जो भी है उसको पूरा नीचे लिखना पड़ेगा, और इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा जीरो से लेकर टी तक के। चलो अब लिमिट लगाते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू टी। अब देखो इस टी में पहले मैं अपर लिमिट लगा दूं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट लगा दूं जीरो, लिखने की जरूरत नहीं। अब माइनस, इसमें अपर लिमिट लगा रहा हूं, इसमें जैसे ही मैं अपर लिमिट लगाऊंगा, काम करते हैं, हाँ अभी नीचे रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं, साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में कितना हो जाएगा, टू ओमेगा। और जब लोअर लिमिट लगाऊंगा तो टी की जगह पे जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए?
इसकी जगह भी लोअर लिमिट लगाओगे जीरो तो जीरो है, ये भी जीरो है। अब बताओ ओमेगा टी कितना होता है? 2 पाई इंटू कुछ 4 पाई 4 पाई कितना हो जाएगा? साइन साइन जीरो 2 पाई मतलब वापस से जीरो, 4 पाई मतलब वापस से जीरो। 2 पाई का एक सर्कल होता है ना, इसने 2 सर्कल कंप्लीट कर दिया तो साइन जीरो के बराबर है। तो ये भी क्या है? साइन जीरो, तो ये भी जीरो है। अल्टीमेटली हमको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ टी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर टू टी इंटू टी, ये बन पाएगा। तो टी से टी कट जाएगा और हमारे पास अंत में बचेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर। टी से टी तो सही हो गया वो, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय रूट। आपको पता है हमारे यहाँ जो करंट आता है वो तो भाई वेरी कर रहा है, इवन वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ना 220 वोल्ट है। तो हम कौन सी वैल्यू बताते हैं? मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं, आरएमएस वैल्यू बताते हैं कि एवरेज वैल्यू बताते हैं? हम आरएमएस वैल्यू बताते हैं। आरएमएस वैल्यू नहीं, वो आरएमएस वैल्यू, क्योंकि देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, पानी वानी गर्म कर रहे हैं अगर हम लोग तो कितनी हीट उसमें पैदा हो रही है, तो एक आरएमएस वैल्यू से हम बता सकते हैं। भाई मैक्सिमम हर समय है क्या? नहीं। तो पावर में आप मैक्सिमम वोल्टेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आपको एक ऐसा वोल्टेज रखना है जो कि एवरेज। तो ये जो आरएमएस है ना, यही हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। अगर किसी ने यहाँ पे धोखे से मैक्सिमम लिख दिया, एसी में तो हमेशा मैक्सिमम नहीं होता ना, तो हमको यहाँ पे एक खास वैल्यू रखनी होती है। वो वैल्यू क्या कहलाती है? आरएमएस। इसकी जगह पे भी आरएमएस। जो वोल्टेज है 220 वो क्या है? आरएमएस वैल्यू। अरे बाप रे, तो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो तो आरएमएस वैल्यू है। इसका मतलब हमारे घर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? देखो अभी हमने देखा ना, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। हमारे घर 220 वोल्ट आता है, सॉरी उसकी आरएमएस वैल्यू है। तो 220 इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 इंटू रूट 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 311 वोल्ट। यानी हमारे घर में जो बिजली आ रही है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 311। और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? गलत। थप्पड़ इधर से पड़े चाहे इधर से पड़े, मिनिमम वैल्यू है 0। नहीं तो मैं अब याद रहेगा ना हमेशा। तो बच्चे क्या बोलते हैं? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 311, मिनिमम है -311। भाई उसकी डायरेक्शन अब रिवर्स हुई, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। माइनस का साइन सिर्फ बता रहे कि थप्पड़ इधर से पड़ा है। इधर से पड़ेगा तो दर्द होगा, उधर से पड़ेगा तो मजा आएगा क्या? नहीं ना, दोनों सेम है। तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 311 होती है। तो ये हो गया हमारा आरएमएस वाला खेल। इसको मैं एक बार और डिराइव करा दूंगा, डेरिवेशन करते करते आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो घर जाके एक बार इसको खुद से डिराइव करने की कोशिश करना। हम एक पीडीएफ भेज देता हूँ, इसमें ऐसे तो और कुछ ज्यादा। हाँ इसमें देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.707 आई नो 1 अपॉन रूट टू क्या होता है? 0.707। तो आज की क्लास में फॉर R इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमने दो इंपॉर्टेंट चीज देखी है। सबसे पहले थी आई एवरेज और दूसरा हमने देखा था आई आर एम एस। इसकी वैल्यू आई थी 2 आई नॉट अपॉन पाई यानी 0.637 आई नॉट, और इसकी वैल्यू आई थी आई नॉट बाई रूट 2 यानी 0.707 आई नॉट। तो आई एवरेज बड़ा होता है या आई आर एम एस बड़ा होता है? आई आर एम एस की वैल्यू ज्यादा होती है एवरेज। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास हम लोग यही तक के रखते हैं। ये है, आप लोग इसको एक बार खुद से डिराइव करके देखना, ये पीडीएफ में भेज ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए
थैंक यू बच्चों।